सोचिए, जिस यूरोप को हम ठंडे मौसम, बर्फ और सुहाने तापमान के लिए जानते हैं, वहां आज कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। 41, 42। कहीं जंगलों में आग है, कहीं नदियों का जलस्तर गिर रहा है, कहीं रात का तापमान भी सामान्य से बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ 1-2 साल की गर्मी है या फिर यूरोप की जलवायु हमेशा के लिए बदल रही है? और अगर यूरोप इतना गर्म हो रहा है तो अमेरिका का क्या हाल है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। यूरोप पहले कितना ठंडा था? सबसे पहले आंकड़ों को समझिए। वैज्ञानिक जब आज के तापमान की तुलना पुराने समय से करते हैं तो अक्सर 1850 से 1900 को प्री इंडस्ट्रियल पीरियड मानते हैं। उस समय की तुलना में आज यूरोप का औसत तापमान लगभग 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि यूरोप दुनिया के औसत से लगभग 2 गुना तेज गति से गर्म हो रहा है। 2024 यूरोप का रिकॉर्ड पर सबसे गर्म साल रहा। 2025 भी बेहद गर्म रहा और 2026 में भी कई इलाकों में रिकॉर्ड गर्मी देखने को मिली है। तभी जरूरत पड़ी इस पर विश्लेषण करने की और वीडियो बनाने की। यानी मामला सिर्फ इतना नहीं है कि इस साल गर्मी ज्यादा पड़ गई, मामला यह है कि गर्म होने का पूरा ट्रेंड ऊपर जा रहा है। यूरोप के लोग गर्मी से अनजान नहीं थे, लेकिन यूरोप के बड़े हिस्से में एयर कंडीशन की जरूरत अमेरिका जैसी कभी महसूस नहीं हुई। अब बढ़ती हीट वेव्स ने यूरोप को मजबूर कर दिया है कि वह अपने घरों, शहरों और कूलिंग व्यवस्था पर दोबारा विचार करे। लेकिन यूरोप इतना तेजी से गर्म क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, यूरोप बाकी दुनिया की तुलना में इतना तेजी से क्यों गर्म हो रहा है? पहला और सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस चलाने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं। याद रखिए, ये वही यूरोप है जिसके कई देशों ने एशिया और अफ्रीका के बड़े बड़े देशों को गुलाम बनाकर वर्षों तक रखा। उपनिवेशवाद का एक दौर चला। अनेक प्रकार की क्रूरता और यातनाएं उन देश के लोगों ने देखा। इनके यहां तो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। जब यह व्यापार के बहाने किसी दूसरे देश भूभाग पर कब्जा करते थे तो वहां के जो भी छोटे मोटे उद्योग धंधे होते थे उसको ये अपनी रणनीति से चौपट कर देते थे। बुनकरों के हाथ तक काटने के उदाहरण हैं और वहां उपलब्ध सारे कच्चे माल को अपने देश की तरफ मोड़ते थे, क्योंकि इनके यहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। ये भाप इंजन, कोयले से चलने वाली तापमान की इकाइयां, अनेक प्रकार के औद्योगिक उपकरण बना चुके थे। इनको पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था पर इन्होंने इस प्रकार कब्जा जमाया था कि सारे दुनिया से धन स्रोत इनके ही तरफ आता था। और यह इस मुगालते में थे कि इनकी अमीरी, रईसी और इस तरह की व्यवस्थाएं अनंत काल तक बनी रहेगी। लेकिन प्रकृति सबके साथ न्याय करती है। प्रवचन तो ये बहुत देते थे एशिया, अफ्रीका, विकासशील देशों को, जलवायु ऐसे होना चाहिए, हवा का स्तर ये होना चाहिए, लेकिन खुद पर लागू नहीं करते थे। खुद ग्रीन हाउस गैसों पर, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े तत्वों पर कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन दूसरे देशों को अपेक्षा रखते थे कि वो इसका पालन करे। अगर वो पालन नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करेंगे, उनके यहाँ तैयार उत्पादों पर रोक लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, अनेक अनेक जतन। लेकिन खुद को अनंत काल तक सुरक्षित मान बैठे थे। मगर प्रकृति है कि वह कुछ देर के लिए देर ही सही, लेकिन न्याय तो करती ही करती है। अब
यूरोप गर्मी से छटपटा रहा है। अब उसे लग रहा है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस कितनी खतरनाक हैं। जो दूसरे देशों को उपदेश देता था, आज खुद पश्चाताप कर रहा है। ये गैसें पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को एटमॉस्फेयर में रोकती हैं। नतीजा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी, गर्मी ज्यादा फंसा, पृथ्वी का तापमान बढ़ा। लेकिन यूरोप की कहानी में कुछ अतिरिक्त फैक्टर्स भी है। यूरोप आर्कटिक के काफी करीब है। आर्कटिक तेजी से गर्म हो रहा है। बर्फ और स्नो कम होने से सूर्य की ऊर्जा पहले जितनी वापस रिफ्लेक्ट अब नहीं होती है। और एक दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। कई बार हाई प्रेशर सिस्टम एक इलाके के ऊपर लंबे समय तक टिक जाता है। बादल कम होते हैं, बारिश कम होती है, सूरज लगातार चमकता है और जमीन लगातार गर्म होती जाती है। यही स्थिति एक साधारण गर्म दिन को लंबी हीट वेव में बदल सकती है। सिर्फ दिन नहीं, रात भी गर्म हो रही है। और यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, गर्मी का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि दिन में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया और फिर रात बड़ा सुकून से रहा, रात में आराम से सोए। ऐसा नहीं है, रात का तापमान भी बढ़ रहा है। सोचिए, दिन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में भी तापमान बहुत नीचे नहीं जाता। शरीर को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता। बुजुर्गों, बच्चों और पहले से कमजोर लोगों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक हो सकती है। यानी आने वाले समय में सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि दिन कितना गर्म था, बल्कि यह भी होगा कि रात में शरीर को आराम करने का कितना मौका मिला। अब अमेरिका का क्या हाल है, इसको भी देखते हैं। अमेरिका भी एक्सट्रीम हीट से जूझ रहा है। कई इलाकों में हीट वेव और हीट डोम जैसी घटनाएं सामने आती रही। लेकिन अमेरिका और यूरोप में एक बड़ा अंतर है। अमेरिका में एयर कंडीशनिंग काफी ज्यादा आम है, इसलिए घरों के अंदर कूलिंग की सुविधा यूरोप के कई हिस्सों की तुलना में ज्यादा है। यूरोप के कई देशों के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि उन्हें जरूरत नहीं थी, वो संभवतः पंखे भी नहीं रखते थे। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं है। उनके घरों के अंदर कूलिंग की सुविधा यूरोप के देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका सुरक्षित है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी के साथ बिजली की मांग बढ़ती है, एयर कंडीशन ज्यादा चलता है, पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ता है और जिन लोगों के पास एसी नहीं है या बिजली महंगी पड़ती है, उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अमेरिका में भी कई शहर कूलिंग सेंटर्स और हीट वार्मिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोप गर्मी से बचने के लिए कर क्या रहा है? और सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि आखिर उनके पास व्यवस्था क्या है, सोच क्या है? क्या सिर्फ समुद्र किनारे सी बीच पर दिन भर लेटे रहना, पानी में घुसे रहना, क्या इतनी ही व्यवस्था है? सरकारें सिर्फ वार्निंग जारी कर रही हैं या कुछ और इंतजाम भी सोच रही है? नहीं, कई यूरोपीय देश अब हीट हेल्थ एक्शन प्लान्स पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पहला, हीट वार्निंग। मौसम विभाग पहले से चेतावनी जारी करता है कि हीट वेव आने वाली है। दूसरा, वल्नरेबल लोगों की निगरानी। बुजुर्ग, छोटे बच्चे और अन्य वल्नरेबल लोगों पर विशेष ध्यान। तीसरा, कूलिंग सेंटर्स। अत्यधिक गर्मी में लोगों को ठंडी सार्वजनिक जगहों तक पहुंचाने की व्यवस्था। चौथा, शहरों में पेड़ और ग्रीन स्पेसेस। कंक्रीट और असफाल्ट से भरे शहर ज्यादा गर्म हो जाते हैं, इसलिए पेड़, पार्क और शेडेड एरियाज बनाने की कोशिश हो रही है। पांचवा, पानी और पब्लिक कूलिंग। कई शहर पब्लिक स्पेसेस में पानी और कूलिंग फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं। छठा, काम के समय में बदलाव किया जा रहा है, यानी कार्य करने का जो एक निश्चित रूटीन होता है उसमें भी चेंज हो रहे हैं। अत्यधिक गर्मी में आउटडोर वर्कर्स को दोपहर की तेज गर्मी से बचाने के लिए
कौम के घंटे बदले जा रहे हैं। भविष्य का शहर कैसा होगा, इस पर भी विचार करते हैं। शायद आने वाले समय में शहरों को सिर्फ सुंदर बनाने की नहीं, ठंडा बनाने की भी जरूरत होगी। कल्पना कीजिए कि सड़क के दोनों तरफ पेड़, इमारतों में बेहतर वेंटिलेशन, छतों पर ग्रीनरी, ज्यादा शेडेड पब्लिक स्पेसेस, पानी की उपलब्धता और हीट वेव आने से पहले मोबाइल पर वार्निंग। यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ाई सिर्फ बिजली घर और कारों तक सीमित नहीं रहेगी, शहर की प्लानिंग भी बदलनी पड़ेगी। लेकिन असली समस्या अभी भी बाकी है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। कूलिंग सेंटर खोलने से, पेड़ लगाने से, एसी लगाने से हम गर्मी के असर को कम कर सकते हैं, लेकिन इससे क्लाइमेट चेंज खत्म नहीं होता। इसलिए दो काम एक साथ करने होंगे। पहला, मिटिगेशन, यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करना, और दूसरा, एडेप्टेशन, यानी जो गर्मी अब आ रही है उससे लोगों और शहरों को सुरक्षित करना। सिर्फ एडेप्टेशन करेंगे तो हम बढ़ती गर्मी के पीछे भागते रहेंगे, और सिर्फ एमिशंस कम करने की बात करेंगे लेकिन आज की हीट वेव से लोगों को नहीं बचाएंगे तो तत्काल नुकसान होगा। सिर्फ एमिशन की बात करते रहिए और आज की हीट वेव के लिए कोई इंतजाम न करिए तो तत्काल ही नुकसान होगा। इसलिए दोनों जरूरी है। भारत के लिए भी एक बड़ा सबक है। यहां भारत को बहुत कुछ सीखने का मौका है यूरोप से। अगर यूरोप जैसे अपेक्षाकृत ठंडे महाद्वीप में हीट वेव इतनी बड़ी समस्या बन रही है तो भारत तो पहले से ही गर्म है। भारत जैसे गर्म देश में आने वाले वर्षों में अर्बन हीट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमारे शहरों में कंक्रीट बढ़ रहा है, हम कंक्रीट का जंगल बढ़ाते जा रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, वाहनों की संख्या का तो पूछिए ही मत, लगातार बढ़ती जा रही है सड़कों पर वाहन, और कई जगहों पर गर्मी के साथ पानी की समस्या भी जुड़ जाती है। इसलिए भविष्य की प्लानिंग में सिर्फ सड़क और फ्लाईओवर नहीं, पेड़, पानी, शेड और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी होंगे। तो अगली बार जब आप सुने कि यूरोप में 40 डिग्री तापमान पहुंच गया या 40 डिग्री से भी ऊपर चला गया तो इसे सिर्फ एक गर्म दिन की खबर मत समझिए। इसके पीछे दशकों से चल रहा क्लाइमेट चेंज है और मनुष्य के द्वारा की गई खुद की गलतियां। विकास के दौर में भौतिक सुख इकट्ठा करने की नशा में लोगों ने ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिससे प्रकृति नाराज हुई। अनेक प्रकार के जलवायु परिवर्तन में मनुष्य का खुद का हाथ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि धरती गर्म होगी या नहीं, वह तो हो ही रही है। असली सवाल है हम इस बदलती हुई गर्म दुनिया के लिए कितने तैयार। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और संजीव विमर्श को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बदलती दुनिया को समझना ही नहीं, आने वाले कल के लिए तैयार भी रहना।